Hello students, how are you today? So let's start our next topic. Our next topic is energy stored in inductors. तो बेटे ये है हमारे पास next topic from the last topic that we have already studied, self inductors. Okay. So let's start our next topic, that is energy stored in inductors. तो inductors क्या होते हैं? The wire which have number of turns. Okay. So we represent it with the L. L क्या represent करता है? Inductors को. तो बेटे whenever एक्सटर्नल सोर्स दैट इज बैटरी इज कनेक्टेड विद द इंडक्टर्स, तो बैटरी से करंट जाएगा और इसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो चेंजिंग करंट और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस व्हिच विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस इन द इंडक्टर्स, ठीक है, तो उसका वोल्टेज हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, हमने क्या फाइंड करना है? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर्स। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन को हम एक और फॉर्मूला इसका बेटे, दैट इज वर्क डन और एनर्जी इक्वल टू VIT। तो सिंपल बात है बेटे, हमने वर्क डन निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कौन सा एक्सप्रेशन निकालना है आपने? VIT। V रिप्रेजेंट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ और वोल्टेज, I क्या है? करंट, और टाइम क्या है? T। ओके, सो इन दिस केस इंडक्टर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी वो हमने फाइंड करनी है। फिर जितना करंट है और उसको हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, this one is a inductors through which a current I is flowing and induced EMF is produced in an inductor in the opposite directions. So let's start. Consider a source of EMF is connected to inductor. As current start flowing, जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो what will happen? Induced current in produced in opposite direction. तो जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। देन आफ्टर लेट फॉर एनी टाइम t करंट इन द इंडक्टर इज, तो एट एनी टाइम t कंडक्टर्स में करंट कितना होगा बेटे? di/dt। ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था इसमें? इंडक्टर्स केस में हमने लास्ट टाइम किया था, E इज इक्वल टू -L di/dt। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लास्ट टॉपिक हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज E इज इक्वल टू -L di/dt। नेगेटिव साइन को हम माइनस निगलेक्ट करेंगे बिकॉज वी हैव टेकन दिस इक्वेशन इन मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन को हम कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव में लेंगे इसको। ओके, तो वोल्टेज अब हमारे पास है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? स्मॉल वर्क इज डन बाय सोर्स टू सेंड करंट फॉर टाइम tt। तो स्मॉल टाइम के लिए जितना स्मॉल करंट उसने सेंड किया थ्रू द सर्किट, तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटे? dW इज इक्वल टू VIT। यहाँ पे वोल्टेज क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू I इनटू dt। तो E का वैल्यू जो होगा फर्स्ट इक्वेशन उसको हम पुट करेंगे सेकंड में पुट कर दो बेटे, तो dt से dt क्या हो जाएगा? कैंसिल, dt से dt कैंसिल हो गया, बचा क्या? LIDT। दिस इज द स्मॉल वर्क डन। अब हमने क्या निकालना है? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, आफ्टर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके, तो इंटीग्रेट के लिमिट्स क्या आएंगे? वर्क डन होगा शुरू फ्रॉम 0 टू वर्क डन और इसका वैल्यू भी 0 टू I, तो वैल्यू इसका बन जाएगा बेटे, सो वर्क डन इज इक्वल टू L I स्क्वायर। तो बेटे L कांस्टेंट है, L चला जाएगा बाहर, अंदर बच गया I, तो वैल्यू क्या बनेगा? I का स्क्वायर अपॉन 2, I स्क्वायर अपॉन 2। तो ये था हमारे पास वर्क डन। तो वर्क डन इन इंडक्टर इज स्टोर्ड एज एनर्जी व्हिच इज नोन एज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इसका वैल्यू कितना आएगा बेटे? हम W को क्या लिख सकते हैं? एनर्जी स्टोर्ड, तो ये वैल्यू आएगा हाफ L I स्क्वायर। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन inductors. Okay, so let's start our next topic, that is mutual inductance, mutual induction. Yes, let's start. So let's start our next topic. Our next topic is mutual induction. In case of mutual induction, we have two coils. Okay, one coil we call it is a primary coil, in which the circuit we have a battery and a key is connected. तो बेटे प्राइमरी कॉइल में से जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स।
वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक करेगा, साथ वाली सेकेंडरी कॉइल के साथ। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द नेबरिंग कॉइल, इस कॉइल के नेबरिंग में ये कॉइल है बेटे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के नेबरिंग कॉइल कौन सी हो गई, सेकेंडरी कॉइल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल और वी आल्सो कॉल इट इज सेकेंडरी कॉइल। तो ये ऐसी दिस पार्ट इज वी कॉल इट इज, इस सर्किट को बोलेंगे हम म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब दोनों में, ठीक है, दोनों में जो इंडक्शन होगी वो एक कॉइल प्रोड्यूस होगी, एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो लिंक अप किसके साथ होगा, नेबरिंग कॉइल के साथ, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। ओके, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस into the neighboring coil. This is the definition part of a mutual induction. Very simple, let's see. तो इसमें आपने डायग्राम भी बना सकते हो बेटे। आफ्टर डायग्राम यू कैन राइट डाउन दैट कंसीडर ए प्राइमरी कॉइल एंड ए सेकेंडरी कॉइल प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, okay, and battery is connected to the primary coil. As the current flow through the primary coil, induced current will produce into the secondary coil. तो अब इसको प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, तो इंड्यूस करंट किस पे प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दो कॉइल्स हो तो उस सर्किट को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शंस, ठीक है, आपस में उनकी इंडक्शंस होगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ डेफिनेशन पार्ट। The phenomena according to which opposing induced EMF is produced, okay, in the coil as magnetic flux linked with the neighboring coil. तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक अप कर रहा था, नेबरिंग कॉइल के साथ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपने याद रखना है। एक मैं छोटा सा आपको ट्रिक बताऊं, अगर आपका बने ना सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस में सारी डेफिनेशन सेम रहेगी, उसमें से ये नेबरिंग कॉइल वाला पार्ट हटा दीजिए, तो ये कौन सी डेफिनेशन बन जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस। अगर आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन बनानी है तो लास्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द नेबरिंग कॉइल। तो म्यूचुअल के लिए केस में हम क्या करते हैं, नेबरिंग कॉइल का छोटा सा पार्ट ऐड अप करेंगे, तो ये डेफिनेशन किसका बन जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शंस का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस का वैल्यू क्या होता है बेटे, कैपिटल एम। अब देखिए इस कॉइल जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है उसमें जितना भी फ्लक्स अप लिंक अप करेगा, ठीक है, जितना उसमें फ्लक्स अप लिंक करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना करंट होगा। जितना करंट प्राइमरी कॉइल्स में होगा उतना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और वो फ्लक्स किसके साथ लिंक करेगा, नेबरिंग कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के साथ। इट मींस दैट फ्लक्स प्रोपोर्शनल किसके, करंट, जितना करंट होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हम खत्म करेंगे, वी विल गेट कैपिटल एम। कैपिटल एम विल रिप्रेजेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये एम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये होगा आपका एम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उसके बाद होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, E इज इक्वल टू फैराडे का सेकंड लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो डी फाई ओवर डी टी में फर्स्ट की वैल्यू वो सेकंड में पुट कर देंगे, क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, और उसी फ्लक्स को हम सेकंड में पुट करके इंड्यूस्ड करंट जितना है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी होगा उसी को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फ्लक्स का वैल्यू सेकंड में पुट कर दो बेटे। आफ्टर पुटिंग वैल्यू यू विल हैव टू नाउ इसको भी कन्वर्ट कर दिया। नेगेटिव साइन किसके लिए होता है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है बेटे। एंड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू इस इक्वेशंस में से फाइंड करेंगे, डी आई ओवर डी टी, ई के नीचे डिवाइड हो जाएगा। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब डी आई ओवर डी टी का वैल्यू कितना बनेगा, 1। तो 1 का वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू E, ठीक है, विच इज इन मैग्नीट्यूड। तो इसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे, म्यूचुअल इंडक्शंस के, म्यूचुअल इंडक्शन के एसआई यूनिट्स क्या होंगे, हेनरी। इंडक्टर जब भी आपको मिल जाएगा तो सिंपल सी बात है, चाहे वो म्यूचुअल हो चाहे वो सेल्फ इंडक्टर्स हो, उसके यूनिट्स क्या आएंगे, हेनरी। सो दिस इज द एसआई यूनिट्स ऑफ हेनरी। ओके बेटे, तो ये था आपका पार्ट छोटा सा म्यूचुअल इंडक्शंस। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड का टॉपिक करेंगे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। So let's start our next topic, and our next topic is very important, students.
सो बेटे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट इट्स वैल्यू. First of all, we will understand the diagram part. Then after we will calculate the values of mutual inductance of two long solenoid. Okay, so let's start. तो बेटे हम इसमें क्या लेंगे, हमारे पास है टू सोलेनॉइड. एक का होगा वन सोलेनॉइड. ओके, वन सोलेनॉइड इज S1, सेकंड सोलेनॉइड इज S2. दोनों एक दूसरे के पैरेलल्स होंगी. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड, यू हैव वन सोलेनॉइड जिसमें करंट कितना होगा, एक सर्किट डायग्राम है थ्रू व्हिच यू हैव अ बैटरी एंड की, एंड इसमें क्या आएगा, करंट कितना आएगा I1, और सोलेनॉइड कौन सी है S1. इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटे N1. ठीक है. तो याद रखिए इसमें हमारे पास है सोलेनॉइड S1, करंट I1 और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N1. दूसरी सोलेनॉइड है उसको भी हमने क्या किया, दूसरी सोलेनॉइड है हमारे पास S2, उसमें करंट कितना है I2, नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटे N2, वो भी बैटरी के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. अब ये दोनों नंबर ऑफ टर्न्स एक ही कॉइल के ऊपर क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज वाउंड की हुई है ऊपर. ठीक है. तो एक का सर्किट जैसे मान लीजिए यू हैव दिस वन टाइप ऑफ सोलेनॉइड, तो एक में करंट जाएगा लाइक दिस वन. ओके, सेकंड इज लाइक दिस. ठीक है, दिस वन एंड दिस वन. तो एक ही सोलेनॉइड के ऊपर हमने नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड किए, तो हमारे पास एक सोलेनॉइड बन जाएगा S1, दूसरा कौन सा होगा S2. ओके, और इसकी लेंथ कितनी बेटे, द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज L एंड हियर हिज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. व्हाट इज A? एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कॉइल, और L क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस कॉइल. ठीक है. तो अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, अच्छे से समझिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी में लिख देंगे सबसे पहले, कंसीडर ए टू सोलेनॉइड. ठीक है, S1 S2, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आएंगी N1 N2, और दोनों में करंट कितना है I1 I2. देन आफ्टर लेंथ इज L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए कि जो when current will flow, when I1 current will flow through the solenoid S1. जब बेटे I1 का करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. I1 जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, वो किसके साथ लिंक अप होगा, S2 के साथ. I1 ने जो फ्लक्स पैदा करना है वो किसके साथ लिंक होगा, S2 के साथ. ठीक है. तो वो जितना भी फ्लक्स S2 में पैदा होगा उसको बोलेंगे हम phi21. ठीक है. और वो जो फ्लक्स पैदा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, I1 पे डिपेंड करेगा. जितना I1 ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्लक्स किसमें होगा, S2 के साथ वो लिंक अप करेगा. नंबर 1. नंबर 2, और जो करंट I2 पैदा होगा, I2 करंट फ्लो करेगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स. वो किसके साथ लिंक अप करेगा, वो करेगा लिंक अप S1 के साथ. तो I1 जब I1 करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, वो लिंक करेगा S2 के साथ. जो I2 करंट फ्लो करेगा वो पैदा करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, वो लिंक अप करेगा S1 के साथ. तो दोनों का हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. हमारे पास पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है जो आपने लिख लेना. ठीक है, जो मैंने अभी आपसे के साथ डिस्कस किया है. कंसीडर टू सोलेनॉइड S1 S2 which contains number of turn N1 N2 and I1 I2 is the value of electric current. Okay, then magnetic flux phi, magnetic flux phi. अब इसके आगे लिखा है 2 1 का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन 2 मतलब सोलेनॉइड आपका 2, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन S2 ड्यू टू द करंट 1. तो 2 में पैदा हुआ ड्यू टू 1 is produced in a solenoid S2 due to current I1. क्लियर हुआ बेटे. तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है इसमें वो है फ्लक्स का वैल्यू 2 में प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू 1 ड्यू टू द करंट प्रोड्यूस्ड, किसने प्रोड्यूस किया था, I1 ने.
ओके, तो हमें पता है कि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटे, I1 पे। जितना ज्यादा यहाँ पे करंट I1 होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स S2 में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी में हम क्या लेते हैं, कैपिटल M। कैपिटल M इसमें क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू हम फ्लक्स वाले के साथ ही ले लेंगे, 2 1। तो इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन S1 इज B1। अब देखो, जितना भी करंट I1 फ्लो हुआ, I1 ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, B1। I1 क्या प्रोड्यूस करेगा, B1। तो B1 कितना होगा, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड फॉर द केस ऑफ सोलेनॉइड का हमें रिजल्ट पता है। रिजल्ट का वैल्यू क्या था, म्यू नॉट Ni, कि जितना उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और जितना उसमें क्या आएगा, करंट होगा। तो म्यू नॉट N1 I1, जितना करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड, और जितनी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स किसमें होंगी बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स होंगी N1। तो आपको पता है जितनी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ज्यादा करंट होता है। अब हमारे पास B1 का वैल्यू भी आ गया, तो हम इसमें करते क्या है, देखिए, एक फ्लक्स का वैल्यू आ गया। अब दूसरा फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है बेटे, फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है B इंटू ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया, अब हमने क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके साथ हो जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपको पता है ये तो आपका फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट A, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक अप हुआ था, ये हुआ था N2 के साथ, S2 में। तो S2 में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी, N2, और इसकी लेंथ कितनी थी, L। तो ये बनेगा N2L। ये फ्लक्स जो B1 ने प्रोड्यूस किया लिंक करेगा S2 के साथ, तो S2 में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स थी, वो थी N2 इंटू इट्स लेंथ। तो लेंथ का वैल्यू L ही है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स थी N2। अब B1 का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और लास्ट में हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और इस फ्लक्स को हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर। दोनों को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपेयरिंग I1 दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद यू हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू बन जाएगा म्यू नॉट N1 N2 AL, ठीक है। म्यू नॉट N1 N2 AL, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स जो I1 ने प्रोड्यूस किया सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब दूसरा हम फाइंड करेंगे, सिमिलर केस होगा वो, जब करंट I2 फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा B2, और वो B2 जो होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स जितना प्रोड्यूस करेगा वो किसके साथ लिंक अप करेगा, सेकेंडरी कॉइल सोलेनॉइड जो हमारे पास है S1, ठीक है। I2 का मैग्नेटिक फ्लक्स अब लिंक करेगा सोलेनॉइड S1 के साथ, तो उसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे, 1 में प्रोड्यूस हुआ ना, तो हमने बोल दिया नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स 1 में प्रोड्यूस किसने किया, 2 ने, लिंक विद द सोलेनॉइड S1 इज। तो जो प्रोसेस हमने यहाँ पर किया है सिमिलर प्रोसेस को हम यहाँ पर भी करेंगे। 5 फ्लक्स हो गया, 2 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, I2 में अगर I2 करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना फ्लो करेगा बेटे, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2। इसकी भी वैल्यू को पुट कर देंगे और इसको इंटू AN1। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक अप करेगा, सोलेनॉइड S1 के साथ। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ कितनी है उसके साथ हमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को कंपेयर करो, I2 को कैंसिल किया और हमारे पास बच गया वैल्यू सेम। तो हमने देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दोनों केस में सेम आती है, चाहे हमारे पास हो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 1, चाहे केस हो हमारे पास 1 और 2, दोनों ही केस का वैल्यू सेम है। तो हम लिख देते हैं M12 M12 इज इक्वल टू
m21, तो हमने एक सिंपल कॉमन का लास्ट फॉर्मूला निकाल दिया है। व्हाट इज दिस? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। तो ये जो डेरिवेशंस है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप में से सब बच्चों ने इसको एक एक दो बार जरूर करनी है, एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। सो this is your topic. So let's start our next topic, that is called AC current. So let's start our next topic, and our next topic is now AC generator. But you already have done this one topic in class 10th standard. Now again we are doing this topic, but in this topic we have to derive the expression for instantaneous value of EMF. Okay. तो बाकी का पार्ट जो होगा वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ 10th स्टैंडर्ड में. And let's start again little bit about AC generators. What is AC generator? It is a device which convert mechanical energy into electrical energy. Okay, then after we have a diagram part. In diagram part we have here very important diagram. In this diagram you have strong magnet north and south, in which a rectangular coil ABCD is placed, in which the current I1 is flow whenever this coil rotate with certain frequency, angular velocity के साथ, ठीक है। अब क्या होगा बेटे कि देखिए इस कॉइल को हम मैकेनिकल एनर्जी से क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। जैसे ही ये रोटेट करेगी, ठीक है, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्पीड ओमेगा के साथ, इस कॉइल का जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इट विल मेकिंग एंगल थीटा। तो जितनी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ वैल्यू, करंट वैल्यू की वैल्यू ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो जो हमारे पास ईएमएफ वैल्यू होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा इसकी एंगुलर स्पीड होगी बेटे। अब इसके साथ वी हैव रेक्टेंगुलर कॉइल एंड वी हैव आल्सो स्लिप रिंग है S1 S2 और ब्रशेस इसके साथ कनेक्टेड है B1 B2। जो स्लिप रिंग है वो लगातार स्लिप करता है इन दिस वन एंड ऑफ द कॉइल S1 और दूसरा एंड ऑफ द कॉइल इज S2। ब्रशेस B1 B2 इसके साथ जो कनेक्टेड है which is connected slightly touch with the slip ring which gave us continuous current. Okay, तो ये थे हमारे पास कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम डायग्रामेटिकली डिस्कस कर सकते हैं। एंड दिस द लास्ट पार्ट, जैसे ये मूव करेगा करंट विल फ्लो थ्रू दिस वन आर क्या होता है हमारे पास, आर होता है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो करंट को कंज्यूम कर रहा है बेटे। तो आर क्या है, वो सारे के सारे आपके घर में जो अप्लायंस लगे हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करते हैं उसको बोल देते हैं हम लोड रेजिस्टेंस, जहां से आप उसके आउटपुट को यूज कर रहे हैं बेटे। ओके, सो लेट्स नाउ डिस्कस इट्स कंपोनेंट। तो कंपोनेंट आपको पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया है। मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी, स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। तो ये थे इसके कंपोनेंट। तो ये एग्जाम में आप लिख सकते हो, इसका थ्योरी भी लिख सकते हो, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन क्लास 4 +2 स्टैंडर्ड, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो अब हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होता है। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है वो वोल्टेज जो जब आप कॉइल को घुमाते हो बेटे, तो किसी भी समय इस कॉइल में जितनी वैल्यू ईएमएफ वोल्टेज की जनरेट होती है उसी वैल्यू को हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ वैल्यू। और इस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का वैल्यू कितना होता है बेटे, याद रखिए E is equal to A naught sin omega t, ठीक है, A is equal to A naught sin omega t। तो इसका मतलब यहां से देखिए ये आपकी वोल्टेज है, वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओमेगा टी पे, ठीक है। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपके पास वोल्टेज का वैल्यू बनेगा और उसके हिसाब से करंट बनेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द कॉइल मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, लेट ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा आपका एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ कॉइल। देन थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज थीटा अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू, तो थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, थीटा का वैल्यू आएगा ओमेगा टी।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इफ द कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स, देन मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट A। तो n, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो ये बन जाएगा NBA। अगर डॉट प्रोडक्ट को खत्म करें तो बनेगा cos थीटा। cos थीटा बन गया वैल्यू। तो NBA cos थीटा, थीटा का वैल्यू हमने ऊपर अभी निकाला था, थीटा का वैल्यू क्या था? ओमेगा टी। ओमेगा टी को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये बनेगा sin ओमेगा टी। तो ये आपका बन गया वैल्यू, इसमें पुट किया तो NBA cos ओमेगा टी का वैल्यू बन गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो ये लास्ट वाली इक्वेशन है इसको हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इफ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर this equation with both the side with respect to time t, then we have this one equations, इसमें हम डेरिवेटिव करेंगे d phi over dt which is equal to NBA कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। अंदर t वाला फंक्शन जो होगा वही सिंपल इसका डेरिवेटिव होगा। तो cos ओमेगा t का वैल्यू क्या आएगा? cos ओमेगा t का आएगा माइनस sin ओमेगा t इनटू ओमेगा। तो जो ओमेगा होगा वो हमने आगे ले लिया, ठीक है, और साइन कैसा आ गया? सिंबल आ गया नेगेटिव। तो d फाई ओवर dt का वैल्यू कितना आया? माइनस NBA ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है। अब ये वैल्यू तो हमारे पास आ गए। अब हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होता था? फैराडे का सेकंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होता था E इज इक्वल टू माइनस d फाई ओवर dt, ठीक है। तो d फाई ओवर dt, तो ये भी d फाई ओवर dt है। We will compare these two equation। तो इक्वेशन नंबर 1 3 है, दूसरा इक्वेशन नंबर 4 है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपेयरिंग वी नोटिस दैट d फाई ओवर dt की वैल्यू, ये सारी वैल्यू इसको पुट कर दो इसमें, तो माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। हमने कौन सी इक्वेशन बनानी थी यहाँ से? A इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t। तो आप देखेंगे कि ये सारा फंक्शन जो वैल्यूज है, ये वैल्यू किसके इज इक्वल टू होगी? E नॉट। यहाँ पे E नॉट का वैल्यू क्या मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। EMF का वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है। ये होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर देंगे नीचे, तो E नॉट का वैल्यू इसके इक्वल टू होगा, तो हमने E नॉट को यहाँ पुट कर दिया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ induced EMF produced in the coil, ठीक है बेटे। तो इसी के साथ दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर फैराडेज लॉज। तो बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर आज आपका फिनिश होता है। जितना भी इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मैं आपको जूम क्लास के ऊपर लूंगा, ठीक है। तो जूम क्लास हमारी जब भी लगेगी तो हमने वहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पार्ट सारे के सारे डिस्कस करेंगे। फैराडे का सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। और किसके करेंगे? वो जो फैराडेज लॉ थे, लेंज रूल थे, एडी करंट थे, सारे के सारे न्यूमेरिकल हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है AC करंट। ओके, टिल देन वर्क हार्ड एंड टिल देन बाय, थैंक यू।